अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम यस मैम। अस्सलाम जी, हाँ, आ रही है। वालेकुम सलाम। यस मैम। जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। ठीक। जी जनाब, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबके साथ? यस मैम। यस मैम। अच्छा। यस मैम। अच्छा बच्चों, असल में अब टॉपिक सीन है ऐसा है। ब्रेन। जी, सिटी ब्रेन का टॉपिक है। आज असल में सीन ऐसा है कि आज से जो है ना हम लोगों का जो एक सीटी का पार्ट था फिज़िकल कॉन्सेप्ट्स वाला, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशंस थी और जो बाकी चीज़ें कंट्रास्ट रिलेटेड जो हमने फिज़िकल चीज़ें पढ़नी थी वो हम अब पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो अब उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू करना है। उनके अब छोटे-छोटे क्विज़ेज़ वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह रखती हूँ मैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो ताकि आप लोगों की उनकी प्रिपरेशन हो जाए। उसके बाद आज से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ना बेसिकली, वो आप लोगों का प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है? कि जो है आप लोगों ने सीटी करना कैसे है, सीटी थोड़ा बहुत देखना कैसे है, ठीक है? सीटी की इंटरप्रिटेशन आप लोगों का काम नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट का काम नहीं होता कि वो सीटी को इंटरप्रेट करे, ठीक है? आपका काम क्या है, आपने अच्छा इमेज लेना है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इतनी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए कि आप सीटी में कोई चीज़, कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है, उसको देख सको, ठीक है? उसको इवैल्यूएट कर सको, और जिस रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्टिंग करनी है, आप एटलीस्ट उसको गाइड कर सको, उसको बता सको कि यहाँ पे ये चीज़ आपको इस तरह से नज़र आई है, ठीक है? हो सकता है कि वो चीज़ आपके रेडियोलॉजिस्ट से मिस हो जाए, ठीक है? या हिस्ट्री वगैरह जो है ये आप लोगों का काम है, सही है? तो सीटी ब्रेन की बात करेंगे आज, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा न्यूरो एनाटमी का ही होगा। आज जो है बेसिक एनाटमी कम है, एनाटमी इतनी नहीं है, लेकिन बेसिक सिर्फ सीटी को देखने का तरीका और सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए एक टास्क ये है कि आप सब बच्चों ने न्यूरो एनाटमी जो है खासतौर पे जो सीटी एनाटमी है ब्रेन की, ठीक है? वो आप लोगों ने खुद से भी देख कर आनी है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को खुद से भी स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। आप लोग इसको गूगल पे सर्च करो, कहीं पर भी सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएगी। बुक्स अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है वहाँ पर देख लो, ठीक है? नहीं तो सिंपल आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? थोड़ा-सा देख कर आना खुद भी, ताकि आप लोग बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक ना हो जाओ देखकर चीज़ें कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ब्रेन की एनाटमी जो है वो मुश्किल है, ठीक है? तो इसलिए आप खुद भी थोड़ा-सा देख कर आना, बाकी फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सुन लिया सबने? देख कर आओगे? जी मैम। जी। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। बड़ी मेहरबानी जी, देखा ना, मैम ठीक है? अगर वरना लाइक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप पे तो जाना है, अगर सिटी ब्रेन वहाँ पे हो रहा हो तो वही देख लें, वही ठीक है। हाँ, वही देख लो, लेकिन सीटी ब्रेन जब हो रहा होगा तो वो आपको एनाटमी तो नहीं ना साथ-साथ बता रहे होंगे कोई भी। एनाटमी यानी स्ट्रक्चर्स तो वगैरह, सिर्फ सीनियर बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स, हाँ, मतलब कि मैं बड़े-बड़े सीनियर को स्ट्रक्चर्स बोल जो है दूंगा ना, ना साथ साथ। हाँ, आप बेशक जाओ, आप देखो, और आपको जितना अच्छा पता चलता है उतनी अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन कुछ जो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, वेंट्रिकल्स हैं, ये कौन-सा है, ये कौन-सा है, क्या चीज़ है, मतलब जो मेजर स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं, बेसिक लेवल की जो सीटी ब्रेन है ना, वो आप लोगों को दिखना आना चाहिए, ठीक है? मैं नहीं कहती कि ओके मैम। बहुत एडवांस्ड आप एक-एक चीज़ देखो और एक-एक चीज़ मुझे बताओ कि कौन-सी आर्टरी ने यहाँ से गुज़री है, कौन-सा यहाँ से न्यूरॉन गुज़रा है, इस तरह नहीं बताना, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक लेवल की एनाटमी है सीटी ब्रेन की, मोटे-मोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को नज़र आने चाहिए, आप लोगों को दिखने आने चाहिए, ठीक है? बेशक आप इसको लाइव देखो, सीटी होते हुए देखो, या फिर आप बेशक उसको, अगर जो बच्चे नहीं जा सकते, वो आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बेतहाशा अवेलेबल हैं, आप लोग देखो, आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है? बाकी जो चीज़ें रह जाएँगी वो हम इंशाल्लाह खुद से कवर कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जनाब, अब सबसे पहले बात आती है रूटीन स्कैनिंग की, ठीक है? कि स्टेप्स क्या होते हैं आपकी रूटीन स्कैनिंग में? कि यानी अब आप अपनी चेयर पे बैठ गए हो, आपके सामने आपका कंट्रोल रूम है, ठीक है? सारा कंट्रोल यानी आपका सिस्टम है, सॉरी, आपके पास सारा सिस्टम है। अब आपने काम क्या-क्या करना है बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है? उसमें सबसे पहले तो आप लेते हो एक रेफरेंस इमेज, ठीक है? रेफरेंस इमेज का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। रेफरेंस इमेज बेसिकली इसको स्काउट इमेज भी कहते हैं, ठीक है? इसका बेसिकली क्या काम है, ये आपको ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपने इतनी एनाटमी को अपने स्टडी में कवर करना है, ठीक है? यानी आपने इतना एरिया जो है वो अपनी स्टडी में कवर करना है। आप ब्रेन कर रहे हो तो आपने ब्रेन का इतना हिस्सा जो है वो अपने इमेज में लेना है, ठीक है? रेफरेंस इमेज आपका बेसिकली सबसे पहला इमेज होता है, ठीक है?
उसके बाद अगला स्टेप इसमें क्या आता है, आपने क्या करना होता है, आपने जो है पेशेंट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने डालनी होती है, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक तो उसका नाम और हर चीज, एज वगैरह, वो चीजें तो मस्ट है ना, वो तो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमें पता है सीटी में हम पेशेंट को या तो हेड फर्स्ट लिटा सकते हैं, ठीक है, या फीट फर्स्ट भी लिटा सकते हैं, पता है ना इस चीज का, कि पेशेंट का या तो सर जो है वो पहले जाएगा गेंट्री में, या फिर पेशेंट के अगर आप फीट फर्स्ट लिटा रहे हो तो जो उसकी पाँव वाली साइड है वो पहले गेंट्री में जाएगी, ठीक है। इस तरह हम करते हैं, जो अगर जैसे हमने नी वगैरह का सीटी वगैरह करना हो तो उसके लिए हम पेशेंट को फीट फर्स्ट लिटाते हैं। अब जैसे अगर हमने ब्रेन करना है तो हम पेशेंट को हेड फर्स्ट लिटाएंगे कि उसका जो हेड है वो पहले आपकी जो सीटी की गेंट्री है उसके अंदर जाए, ठीक है। तो आपने डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जो आपके पास पेशेंट आ गया तो आपने उसके जो डाटा एंटर करना है अपने सिस्टम में, उसमें आपने पेशेंट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ठीक है, कि उसके हेड फर्स्ट है या फीट फर्स्ट है, सुपाइन लेटा हुआ है कि प्रोन है, ठीक है, या डिक्यूबिटस है, जो भी आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज का। ब्रेन के अलावा भी ये जनरल सी एक स्टेप्स है आपके पास, ठीक है। तो आपने फिर लेनी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें वो आपने सारी मेंशन करनी है, पेशेंट किस तरह से है, ये आप करते क्यों, उसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि ये चीज मैं पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ कि हमारे सारे सिस्टम जो है वो काफी हद तक डिजिटल हैं सारे, ये नहीं ऑटोमेटिक है, ठीक है। यानी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपका सिस्टम खुद ही जनरेट कर लेगा और वो खुद ही वो इमेज के ऊपर एनोटेशन कर देगा कि ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है, ये पेशेंट की राइट साइड है, ठीक है। वरना अगर जैसे कुछ लोगों को पता हो कि जहाँ पे पुराने एक्सरेज वाले सिस्टम चल रहे हैं, सिंपल जो रेडियोग्राफी वाले सिस्टम है, तो वहां पर कोई प्रॉपर मार्किंग का सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होता है कि कोई जैसे कोई भी मेटल की चीज जो है वो एक्सरे की मशीन के साथ लगाई होती है। अगर शायद जो बच्चे गए हैं जिन्होंने रोटेशंस किए हैं उनको पता होगा इस चीज का, कि उन्होंने कोई मेटल की चीज, कोई सिक्का, कोई पिन, कोई ऐसी कॉइन चीज है ना वगैरह वो लगाए लगाई होते हैं होती, यूजुअली। कॉइन वगैरह भी लगाया होता है वो करने के लिए, यस हाँ। मैम। वो बेसिकली यही कीज भी रख देते है हैं। ना, वो इसी चीज भी रख देते हैं, कभी कुछ लटका देते हैं, बड़ी उल्टी सीधी चीजें लटकाते होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इसीलिए करते होते हैं ना, ताकि आपको लेफ्ट राइट के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, हमारे सिस्टम है वो इतने एडवांस हैं, ठीक है। तो आप उनमें अगर अपनी इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट डालोगे तो वो खुद से ही जनरेट कर लेते हैं कि ये अब आपने पेशेंट की लेफ्ट साइड है और ये पेशेंट की राइट साइड है, ठीक है। तो इन चीजों के लिए ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, इन चीजों के लिए आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन इनपुट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन समझ आ गई इस चीज की कि ये क्या चीज है और क्या आप कर रहे हो उसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास चीज आती है स्कैन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में आपके पास आ गए आपके एमएएस केवीपी वगैरह, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, कौन सा रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम यूज करो, ये चीजें बेसिकली आपके ऑलरेडी सिस्टम के बीच में मौजूद होती हैं। ये आप हर स्कैन के साथ चेंज नहीं करते हो, ठीक है। आपको कोई नहीं कहता कि अब आप हर स्कैन के साथ एमएएस चेंज करो, हर स्कैन के साथ केवीपी चेंज करो, ठीक है। अगर ब्रेन कर रहे हो तो ब्रेन के बारे में हर चीज, यानी जो उसका एमएस है सेट, जो उसका सेट केवीपी है, वो हर चीज है वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम सा बना होता है, एल्गोरिदम बना होता है, वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में सेव्ड होता है, ठीक है। जो बच्चे गए हैं उनको आइडिया भी होगा कि वो एक एक चीज अब खुद नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है। बस पेशेंट को लिटाया, इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली और वो स्कैन जो है वो आपका सिर्फ जो सेटिंग हुई होती है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कैन चलता रहता है, क्योंकि वो हर फैसिलिटी के अपने हिसाब से, हर डॉक्टर के अपने हिसाब से, उसको जिस तरह की इमेज पसंद है उसके हिसाब से है, ठीक है। तो हर पेशेंट के दफा नहीं करते होते, ठीक है। एक दफा सेट हो जाता है तो वो फिर चलता रहता है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो लेकिन यूजुअली वो भी नहीं की जाती, ठीक है। स्कैन पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद अगली चीज आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री की वो मैं डिटेल बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपने हिस्ट्री लेनी होती है और क्या करना होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके यहाँ पे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बेसिकली कंट्रास्ट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्या पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आप कंट्रास्ट देना चाह रहे हो, अगर आपके पास इस तरह का स्कैन उसको रेफर होकर वो आया है, तो उसमें आप पेशेंट के एलर्जीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हो, ठीक है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। या जो भी आपने उसका आरएफटीज वगैरह लेने होते हैं, क्रिएटिनिन लेना होता है, वो आप उसका रिकॉर्ड लेते हो, ठीक है। पेशेंट हिस्ट्री हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ आती है ना, पता है ना इस चीज का सबको? जी जी मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, वो तो आपको पता है कि आपने देना है, कैसे देना है, वो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज आ रही है जब आप मशीन पे बैठे हुए हो, यानी आप अपने सिस्टम पे बैठे हुए हो, उस टाइम आप काम कर रहे हो, वहां पर आप क्या करते हो कि आपने अगर पेशेंट को कंट्रास्ट देना है, कंट्रास्ट एनहेंसमेंट वाला आपने एग्जाम करना है अपना, तो उस टाइम आप यूजुअली जो है वो वहां पे मेंशन करते हो कि यहाँ पे हमने कंट्रास्ट दिया है, ठीक है। बेशक वो इमेज देख के भी आइडिया हो जाता है कि कंट्रास्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन साथ मेंशन करना भी जरूरी है इस चीज को, ठीक है।
यूजुअली जो है वो इस तरह से, जैसे सी प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस सी लिखा हुआ है, इस तरह करके लिख दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि विद कंट्रास्ट, प्लस सी या सी प्लस होता है मतलब विद कंट्रास्ट। जो बच्चे गए हैं उन्होंने देखा भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप खुद से इस चीज को समझ जाते हो कि अच्छा सी प्लस लिखा है तो इसका मतलब है ये एग्जाम हमारा विद कंट्रास्ट है, ठीक है। पता चल गया इस चीज का? यस मैम। जी मैम मैम। प्रोटोकॉल्स Yes, में ही सारा ma'am. बना हुआ होता है, सी प्लस या हाँ नॉर्मल। हाँ, वो लिखा होता है सारा आपके पास। इवन जो डाटा सॉरी जो क्या होता है परफॉर्मा होता है जिसके ऊपर आपने पेशेंट का डाटा लेना होता है, उसके ऊपर भी यानी आप मेंशन कर देते हो, वहां पे भी आप सी प्लस लिख देते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप आपके पास आता है स्कैनिंग का। स्कैनिंग का मतलब ये है कि कुछ सॉरी कि कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो कि नॉन एनहेंस्ड भी आपकी चल जाती हैं, ठीक है। यानी वहां पे आपको कंट्रास्ट देने की जरूरत नहीं है। वो कौन सी स्टडीज हैं, किन किन केसेस में हम कंट्रास्ट नहीं देते, वो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे चलेंगे, ठीक है। कुछ आपके स्कैन्स ऐसे हैं जहां पे आप कंट्रास्ट नहीं देते हो, आपका काम उसी तरह हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जहां पे आप कंट्रास्ट देते हो, ठीक है। उनका रूटीन प्रोसीजर ये होता है कि आप सबसे पहले जो है विदाउट कंट्रास्ट एक स्टडी करते हो, ठीक है। उसके बाद उसी स्टडी को रिपीट करते हो विद कंट्रास्ट, ठीक है। ये यूजुअली हमारे यहाँ पे ऐसे परफॉर्म किया जाता है। वैसे अगर पेशेंट डोज के हिसाब से देखा जाए तो ये सेफ मेथड नहीं है, ठीक है। वरना हमारे यहाँ पे तो यही किया जाता है कि अगर कंट्रास्ट मतलब पता है ना कि लाजमी देना है, तो उस टाइम भी आप एक विदाउट कंट्रास्ट इमेज भी लेते हो, उसके बाद फिर एक विद कंट्रास्ट भी चलता है। हालांकि जब आप लोगों को पता है कि आपको विदाउट कंट्रास्ट से इमेज लेने की जरूरत नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, पेशेंट को डोज जरूर देनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम करते हैं, ठीक है। विदाउट कंट्रास्ट भी पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर विद कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है। रिपीट करते हैं स्टडी को। तो कुछ जगहों पे रिपीट करवाया जाता है कि डिफरेंट फेजेस में आपने देखना होता है। फेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसमें किसमें देख रहे हो, आर्टीरियल में देख रहे हो या वीनस में देख रहे हो, ठीक है। तो फेजेस के हिसाब से भी वो जिस तरह भी है, आप जो जो आपका प्रोटोकॉल है या जो जो आप स्कैन करना चाह रहे हो, जो एग्जाम आप करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करते हो, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आपका रिपीट स्कैन हो, चाहे वो विदाउट कंट्रास्ट और फिर विद कंट्रास्ट हो, या अगर विद कंट्रास्ट ही डिफरेंट फेजेस में हो, उसमें कोशिश ये की जाती है कि वो हमेशा सेम लेवल पे लिए जाएं, सेम लोकेशन पे लिए जाएं, ठीक है, ताकि कंपैरिजन में आसानी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो विदाउट कंट्रास्ट किया था उसका स्लाइस कोई और ले लिया था और बाद में जब आपने विद कंट्रास्ट किया या किसी और फेज में किया तो आपने वो किसी और स्लाइस में ले लिया। हो सकता है कि दरमियान में कोई पैथोलॉजी हो जो आपसे मिस हो गई हो, ठीक है। इसलिए कोशिश यही की जाती है कि हमेशा सेम लोकेशन पे यानी सेम स्लाइस के ऊपर ही आप जो अपना दूसरा वाला जो इमेज जो आपने रिपीट करना है वो भी आप उसी के ऊपर लो, ठीक है। समझ आइए इस चीज की स्कैनिंग का क्या मतलब है। उसके बाद अब आपके पास जो अगली चीज आती है वो है आपके पास ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यानी जो आपके पास पेशेंट आया है वो आपने ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन उनको किस तरह से देनी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोचिंग प्रोसीजर होता है। कोचिंग प्रोसीजर का मतलब पता है क्या है कि ना अच्छी जगहों पर वैसे अभी भी इसी तरह करते हैं कि पेशेंट को ना पहले एक दफा जिसमें नहीं होता कि ट्रेन कर देते हैं पेशेंट को, पहले बताते हैं कि पेशेंट अब लेट गया, ये उसकी सारी सेटिंग हो गई है। उस टाइम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक दफा सांस खींचिए जोर से, फिर सांस छोड़ दें, मतलब पेशेंट को साथ साथ आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। फिर आपने जितना गहरा सांस उसको दिलवाना होता है आप उतना कहते हो कि अब जोर से खींच के रोके। यानी पेशेंट को आप पहले एक दफा क्या कहते हैं उसका ना ट्रायल कर लेते हो, पेशेंट को पहले बता देते हो कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद जितने लेवल का आपको उसका सांस चाहिए होता है ना, आप पेशेंट को कहते हो कि बस आपने जब मैं आपको आवाज दूंगा या आपको जब भी आवाज आएगी ना तो आपने इस तरह से सांस लेना और इस तरह से छोड़ना है, ठीक है। ये बेसिकली कोचिंग प्रोसीजर है कि आप पेशेंट को पहले सारा गाइड कर देते हो, पहले उसको सारा पढ़ा देते हो कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है कि आपकी जब कंट्रास्ट स्टडी खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उसमें जो है वो आप स्काउट इमेज लाजमी लगाते हो, ठीक है। स्काउट इमेज वही वाली बात होगी जो आपकी रेफरेंस इमेज होती है। रेफरेंस इमेज वो आप लाजमी क्यों लगाते हो, आप में से जिन बच्चों ने सीटी की फिल्म्स देखी होंगी, ठीक है, उनमें जो है अगर मेरा ख्याल है किसी लेक्चर में मैंने भी लगाई थी कि उस स्काउट इमेज में ना लाइंस लगी होती हैं, लीनियर सी लंबी लंबी लाइंस, याद है किसी को, लाइंस लगी होती हैं। वो लाइंस बेसिकली हाँ वो लाइंस बेसिकली ना आपके पास स्लाइसेस बता रही होती हैं कि इस लेवल पे जो है ना अब आपने स्लाइस लिया हुआ है, ठीक है। इस लेवल पे ये स्लाइस है, इस लेवल पे ये स्लाइस है। वो लाइंस आपके पास स्लाइसेस बता रही होती हैं जो आपका स्काउट इमेज होता है उसके ऊपर, ठीक है। यानी आपके पास हर क्रॉस सेक्शनल इमेज की लोकेशन बता रही होती है, ठीक है। और पेशेंट डाटा वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप या तो स्टार्ट में ले लेते हो या आप एंड पे भी उसको एग्जामिनेशन पे एंटर कर सकते हो। डाटा लेना और चीज है, डाटा यानी पेशेंट के नाम, एज और वो चीजें हैं। इसके अलावा जो डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन है वो आप यूजुअली पहले ही डालते हो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपके पास स्टेप आता है वो आता है डाटा ट्रांसफर का, ठीक है। कि यानी आपने सारा इमेज स्कैन कर लिया, सारा काम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि जो अपना डाटा आपने लिया था या जो भी सारा आपने पेशेंट का स्कैनिंग की है वो अब आपने उसको आगे क्या करना है, ठीक है, वो आ तो गया आपके पास, अब आप उसको क्या करोगे, आप उसको पैक्स का सिस्टम आजकल हर जगह पे है, ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। पैक्स का सिस्टम आजकल हर जगह पे है कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, वहाँ पे पैक्स पे आप ट्रांसफर करते हो, यानी पैक्स का मतलब ये होता है कि ये जितने भी आपके पास रेडियोलॉजिस्ट है, जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, तो वहाँ पर वो इमेज जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, यानी आपको फिजिकली ट्रांसफर नहीं करना पड़ता कि आप यूएसबी में डाल के लेके जाओ या किसी ईमेल करो या कुछ ऐसी इस तरह सिस्टम नहीं होता, ठीक है, आप वो जो डाटा है वो सारा सिस्टम इसका प्रॉपर होता है, सेटिंग्स होती हैं काफी, हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह डिटेल में, ठीक है, तो पैक्स के थ्रू जो है ना वो सारा आपके जितने भी रेडियोलॉजिस्ट, मतलब एक बैठा हुआ है, 2 बैठे हुए हैं, 6 बैठे हुए हैं, उन सबके सिस्टम में चला जाता है, ठीक है, और वो वहां से उसको देख लेते हैं। बाद में आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज होती है, वहां पे आपका सारा डाटा स्टोर भी हो रहा होता है, हार्ड ड्राइव्स होती हैं बड़ी बड़ी 1 टेराबाइट्स वगैरह की, बहुत ज्यादा भी होती हैं बल्कि, तो उनके ऊपर आपका डाटा पूरा स्टोर हो जाता है, ठीक है, यानी ये सिस्टम काफी इस तरह कॉम्प्लेक्स होता है। अब बेसिक स्कैनिंग के प्रोसीजर समझ आया, स्टेप समझ आए कि कैसे कैसे आपने करना है। पहले रेफरेंस इमेज है, उसके बाद इंफॉर्मेशन है, फिर आपके पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूजुअली नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होते हैं सारे, पेशेंट हिस्ट्री, कंट्रास्ट, उसके बाद स्कैनिंग का यानी क्या तरीका है कि विदाउट स्कैन लेना है, विद स्कैन लेना है, और अगर लेना भी है तो आप किस तरह से ले रहे हो, सेम लोकेशन पे ले रहे हो, ठीक है, फिर आपकी ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन है, पेशेंट को आपने कैसे गाइड करना है, फिर आपकी कंप्लीशन के बाद क्या सीन है कि आपने जो रेफरेंस इमेज डालना है, लाइंस वगैरह सारी उसके ऊपर लगी होती हैं, वो आपने डालना है, ठीक है, उसके बाद आप जो लास्ट आपका स्टेप है वो है बेसिकली डाटा ट्रांसफर और स्टोरेज का, ठीक है, इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है, यानी टेक्नोलॉजिस्ट का काम इस स्टेप के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है इस चीज को। अब ये वाले जो स्कैनिंग स्टेप्स है ना, ये मैं अब हर प्रोटोकॉल में नहीं डालूंगी, ठीक है, ये यानी इसमें ब्रेन वाले में डाल दी मैं, तो बाकी सब में इसी तरीके से फॉलो होंगे, ठीक है, तो इनको याद कर लेना, ठीक है, ये पता होने चाहिए, और ये प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं जी हम सीटी ब्रेन की तरफ। सीटी ब्रेन आपका हेड सीटी है, ठीक है, इसका जो जनरल मेथड है कि आप करते कैसे हो, पेशेंट का हेड पोजीशन करते हो, सबसे पहले एक हेड होल्डर होता है उसके अंदर, ठीक है, हेड होल्डर बेसिकली आपके पास क्या काम करता है, एक तो इमोबिलाइजेशन करता है, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग स्कैन अपना हेड मूव नहीं करता, इमोबिलाइज हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हेड होल्डर के अलावा साथ जो है आप कुशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे से ना वेजेस होते हैं, जैसे स्पंजेस वगैरह होते हैं, उस तरह की चीजें भी कुछ जगहों पर अवेलेबल होती हैं, खासतौर पे जो जगह नई बनी हुई है, जो क्लिनिक्स नए बने हुए हैं, वहाँ पे तो काफी इस तरह की चीजें होती है कि यानी पेशेंट जो है बड़ा कंफर्टेबल फील करता है कि आप इस तरह की चीजें जो है वो हेड होल्डर्स के साइड पे रख देते हो ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, वो उसको लगे ना, ठीक है, क्योंकि वो मेटल का यूजुअली होता है, तो इस वजह से भी जो है ना वो ये इस तरह की चीजें कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंफर्टेबल आपने पेशेंट को करना है, इमोबिलाइज करना है, ताकि जो मोशन आर्टिफैक्ट है वो आपका ना आए इसमें, ठीक है। अब ये देखो हेड होल्डर, ठीक है, इस तरह की उसकी शेप होती है, यू शेप में होता है, और ये पेशेंट जो है वो इस तरह से उसका सर जो है आप इमोबिलाइज करते हो, ठीक है। समझ आ रही सबको कि क्या चीज है ये और किस तरह से आप इसको काम कर रहे हो इसके साथ? जी यस मैम। उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कि अभी हमने बात की थी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह, ये चीज़ हम लोगों को मेरा ख्याल आप लोगों को भी आइडिया होगा, अगर हम हेड सीटी या नेक का भी कर रहे हैं तो हम पेशेंट को यूजुअली नहीं कहते कि आप जो है वो अपना ब्रीदिंग सस्पेंड कर दें या रोक लें, ठीक है, क्योंकि हेड सीटी के लिए यूजुअली ब्रीदिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, मतलब सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, पेशेंट नॉर्मली सांस ले सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि हेड सीटी में थोड़ा-सा ना एनाटॉमी जो है वो चेंज आ सकती है। चेंज इस तरह से आ सकती है कि ये डिपेंड करता है पेशेंट की एंगल के ऊपर कि पेशेंट ने अपनी चिन कैसे रखी हुई है, बिल्कुल नीचे रखी हुई है या बिल्कुल ऊपर की हुई है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी एनाटॉमी थोड़ी-सी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वेरी कर सकती है, ठीक है? इसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो गैंट्री को भी एंगल दिया होता है, ठीक है? गैंट्री भी जब थोड़ी-सी हल्की-सी टिल्ट होती है, उसमें भी आपके पास एनाटॉमी में थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आ जाता है, ठीक है? तो मतलब इस तरह नहीं होता कि अगर एक पेशेंट की आपने स्कैन किया तो उसकी एनाटॉमी और जो अगले पेशेंट का स्कैन किया उसकी एनाटॉमी के जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। पेशेंट का सर भी थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है, ठीक है, बाज़ पेशेंट नहीं सीधा सर रख पाते, ठीक है, और यानी इस तरह से चीजें आपके पास हो सकती हैं। चिन का स्पेशली बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट की चिन कोशिश की जाती है एक नॉर्मल लेवल पर रखी जाए, ना बहुत ऊपर हो ना बहुत नीचे हो, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए एनाटॉमी का, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कि जो ब्रेन के सॉरी
ब्रेन के जो आपके पास स्कैन है वो लिया कहाँ पे जाता है, उसकी जो सेंट्रल लाइन है बेसिकली वो कहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। यूजुअली जो ब्रेन के स्लाइसेस हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं जो सुप्रा ऑर्बिटल मेटल लाइन है, ठीक है। ये इमेज में आपको नजर आ रहा होगा। पहले कुछ टाइम पहले जब इतना पेशेंट डोज के से रिलेटेड चीजों के बारे में इतना आइडिया नहीं होता था, उस टाइम पे जो था वो रखा जाता था ऑर्बिटोमेटल लाइन पे, ठीक है। यानी जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, ठीक है, इसके साथ जो आपका ये आई का कैंथस, आउटर कैंथस है, उसके साथ जो लाइन बनती थी ऑर्बिटोमेटल लाइन, ठीक है। पहले जो है किसी जमाने में जो सीटी का जो लेजर पॉइंट था वो यहाँ पर रखा जाता था, ठीक है, इस लाइन के ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब डोजेस वगैरह का पता चला, रेडिएशन डोजेस वगैरह का जब स्टडी वगैरह हुई रिसर्च में, तो पता चला कि इस पोजीशन से जो है वो पेशेंट की आई को रेडिएशन डोज बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो हमारा काम ये कि हमने आईज की डोज को भी रिड्यूस करना, तो उसके लिए फिर जो हमने अपना स्टैंडर्ड चेंज किया और फिर हमने सुप्रा ऑर्बिटोमेटल लाइन ले ली जो आपके ये जो आई का जो ऑर्बिट है उसके सुपीरियर साइड से पास करती है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जो है वो आप फिर अपना जो लेजर पॉइंट था, जो सेंटरिंग पॉइंट था वो रखते हो, लोकलाइजेशन आप इस पॉइंट के ऊपर करते हो, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की कि पहले कौन से पॉइंट पे करते थे, ऑर्बिटोमेटल पॉइंट पे, ठीक है, उस लाइन पे करते थे। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि आई को रेडिएशन डोज जो है वो ज्यादा मिलती थी। अब हम सुप्रा ऑर्बिटोमेटल लाइन पर आ गए हैं, ठीक है। समझ आई इस चीज की? यस मैम। जी अच्छा, अगली चीज अब आपके पास आती है कोरोनल इमेज, ठीक है। कोरोनल इमेज बेसिकली कोरोनल प्लेन में होती है, ठीक है। इसका लेने का तरीका क्या होता है कि पेशेंट को दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप पेशेंट को प्रोन लिटाते हो, ठीक है, और उसे उसकी जो चिन है उसको एक्सटेंड करवाते हो, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप पेशेंट को सुपाइन ही लिटाते हो और उससे आप कहते हो कि आप अपनी नेक जो है वो एक्सटेंड करें, जितना आपसे नेक अपनी पीछे को हो सकती है उतनी पीछे आप करें, ठीक है। यानी हाइपर एक्सटेंडेड नेक होती है, ठीक है। कोरोनल इमेजिंग के लिए दो पोजीशंस हैं। पहली पोजीशन ये है कि पेशेंट प्रोन होगा, ठीक है, और आप पेशेंट को कहोगे कि अपनी चिन जो है वो आगे करके रखें, ठीक है। और जो दूसरी पोजीशन है वो ये है कि पेशेंट सुपाइन ही है और आप उसको कहोगे कि आप अपना जो हेड है वो पीछे को करें, ठीक है, यानी अपनी नेक जो है उसको हाइपर एक्सटेंड करें, ठीक है। कोरोनल इमेजिंग क्या होती है, हम किस लिए यूज करते हैं, ये चीज हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, ठीक है। ये स्पेशली किसके लिए होता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, हम सारी चीजें इसकी देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को बेसिक इमेजेस का डिफरेंस पता है कि कोरोनल कौन सी होती है, सेरिटल कौन सी होती है और एक्सियल कौन सी होती है, कि नहीं पता अभी? पता है मैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनको भी हम फिर बता देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास चीज आती है कि आपका जो ब्रेन का पोस्टीरियर फोसा है। जिन बच्चों ने नेट में थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ी होगी उनको पता है कि पोस्टीरियर फोसा क्या चीज है, ठीक है। आपका बेसिकली बेस ऑफ स्कल की बात हो रही है। सीटी के ऊपर जो है उसकी इमेजिंग काफी चैलेंज आपको देता है। चैलेंज इसलिए देता है कि जो पोस्टीरियर फोसा है वहाँ पे बोन्स वगैरह जो बड़ी हाइपर डेंस होती हैं, ठीक है। बोन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्कल की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका जो साथ ही जो ब्रेन के टिश्यूज है उनकी डेंसिटी एकदम बहुत कम होती है, ठीक है। यानी डेंस बोन के साथ बहुत ही कम डेंसिटी वाली चीज आ जाती है, ब्रेन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पर हमारे पास स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये पोस्टीरियर फोसा में आती हैं, इस चीज को याद रखना। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर फोसा के बीच में जो कौन सा आपके पास आर्टिफैक्ट आता है, तो स्ट्रीक आर्टिफैक्ट या बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी इमेज मेरा ख्याल है मैंने पहले भी शायद आर्टिफैक्ट्स वाले टॉपिक में भी दिखाई हुई है। ये डार्क बैंड आर्टिफैक्ट या वही होता है स्ट्रीक आर्टिफैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो पोस्टीरियर फोसा की इमेज है, यहाँ पे जो ए वाली इमेज है जहाँ पे एरो लगा हुआ है, यहाँ पर आपको एक डार्क सा बैंड नजर आ रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। अब जो बी वाली इमेज देखो तो यहाँ पर वो बैंड आपको नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। इसको ठीक कैसे किया हुआ है, करेक्ट कैसे किया हुआ है, कैलिब्रेशन के थ्रू या जो बीम हार्डनिंग करेक्शन है, इटरेटिव है, ठीक है। ये कंप्यूटेशनल मेथड है, उसके थ्रू जो है वो उन्होंने उसको रिड्यूस किया हुआ है। जो बी वाले इमेज है वहां पे, यहाँ पे आपको वो डार्क बैंड नहीं नजर आ रहा है, ए में नजर आ रहा है, ठीक है। ये पोस्टीरियर फोसा की इमेज है बेसिकली, और यहाँ पर इस तरह का आर्टिफैक्ट आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपके पास एकदम डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है हाई डेंस बोन्स का, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ब्रेन टिश्यूज है वो लेस डेंस है, इस वजह से डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप जो आपके ज्यादातर सीटी के लिए आप स्लाइस थिकनेस लेते हो 1.25 mm की लेते हो, ठीक है। ब्रेन के लिए यूजुअली जो है वो इतनी ही यूज की जाती है 1.25 mm, ठीक है। कुछ जगहों पे ज्यादा भी है, कुछ जगहों पे कम भी है, वो वेरी करता है, हर डॉक्टर की अपनी चॉइस है, हर स्कैन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। आप छोटे से छोटा ट्यूमर देखना चाह रहे हो, छोटी सी इस तरह की कोई चीज देखना चाह रहे हो तो आप और कम रखते हो, ठीक है। अच्छा, इनका हमारे पास एक और भी फायदा स्लाइस थिकनेस कम रखने का कि हमारे पास जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो भी हमारे पास कम हो जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हमने जब अपने विंडो लेंथ और विंडो विड्थ वाले टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें भी हमने देखा था कि हम सीटी में, जो ब्रेन सीटी है, उसमें हम नैरो विंडो विड्थ यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो हम थी वाइडर विंडो विड्थ हम कौन से स्कैन में यूज़ करते थे? याद है कुछ? एब्डोमिनल में। डोमेन मैम। एब्डोमेन में यूज़ करते थे। तो खास वजह एब्डोमेन में यूज़ करने की? डिफरेंट डेंसिटीज वाले ऑर्गन्स मैम पड़े होते हैं। डिफरेंस मैम ज्यादा है वाइड मैम। एरिया होता है, ज्यादा उधर ऑर्गन्स पड़े होते हैं। हाँ, वहाँ पे हमारे पास जो है वो डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होता है। वहाँ पे यानी हमें पीछे से हमें अपना स्पाइन की यानी बोन भी मिल रही है, फिर हमें ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिल रहे हैं, फिर हमें फ्लूइड भी मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है? यानी एब्डोमिनल रीजन में हमारे पास डेंसिटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है? ब्रेन में हमारे पास इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता। वहाँ पे यानी सिर्फ ब्रेन है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा CSF मिलेगा, इसके अलावा कोई पैथोलॉजी आपको मिल जाएगी। यानी बड़ा एक लिमिटेड सा आपके पास जो ब्रेन का एनवायरनमेंट होता है सारा, वो बड़ा लिमिटेड सा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेंसिटी डिफरेंस या जो डिफरेंस है एटेन्यूएशन में वो बहुत कम होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है? ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर की अगर बात करो तो। अच्छा जी, अब आपके पास चीज आती है जी आपके हाउसहोल्ड यूनिट्स, ठीक है? ये इनको तो ना याद कर लो, इनको तो पी जाओ, ठीक है? कि किसका कितना होता है। वाटर का 0 होता है, ये हम अब मेरा नहीं ख्याल कि ये भूलना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा ये सिर्फ एक मेजर है, बोन और मेटल का +1000 में चला जाता है, एयर का -1000 में चला जाता है, ठीक है? फैट का -100 और जो आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो +50, ठीक है? यानी वो वाटर से ज्यादा होते हैं। इस चीज का हमें पता है ना कि वाटर न्यूट्रल एजेंट हमारे पास, उससे आगे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में चले जाते हैं, उससे नीचे हमारे पास नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है? ये हाउसहोल्ड यूनिट्स का एक छोटा सा यानी है, ये आप लोगों को हर लेक्चर में मिलेगा और ये आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है? उसके बाद अब आती है चीज हमारे पास कि अगर हम सिर्फ ब्रेन की बात करें तो जो ब्रेन के हाउसहोल्ड यूनिट्स हैं वो कैसे कैसे हैं, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड पे ही हैं, ठीक है? अभी हम यहाँ पे नेगेटिव पे नहीं गए ठीक है? यानी वाटर के बाद अब हम पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं, जो +1000 में यहाँ पर हमारी बोन पड़ी हुई है, ठीक है? ये बोन या कोई भी अगर कोई मेटालिक चीज है तो। अब यहाँ पे आप देखो CSF है, CSF का जो आपके पास हाउसहोल्ड यूनिट की वैल्यू है वो +15 है, ठीक है? व्हाइट मैटर की 25 है, ग्रे मैटर की 40 है, और जो क्लॉटेड ब्लड है, ये यहाँ पे एक्यूटली क्लॉटेड ब्लड की बात हो रही है, जो यानी एक्यूट कोई ना कोई हेमरेज है उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो ये आपके पास +80 है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाटर से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे आपको थोड़े से हाइपर डेंस नजर आएंगे, ठीक है? इनकी डेंसिटी आपस में वेरी करती है, लेकिन ये आपको वाटर से ज्यादा ब्राइट नजर आएंगे। इस चीज की तो समझ आती है ना, पता है ना इस चीज का? ये जो वैल्यू हमारे पास प्लस में जा रही होती है वो हमें ब्राइट नजर आती है, ठीक है? अब ये देखो CSF की जो वैल्यू है, CSF हमें पता है फ्लूइड होता है, ठीक है? फ्लूइड होता है, उसकी जो हमारे पास हाउसफुल यूनिट की वैल्यू है वो नियर टू वाटर होगी, ठीक है? ये 15 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन ये वाटर के करीब करीब होगी, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है व्हाइट मैटर, ठीक है? व्हाइट मैटर बेसिकली क्या चीज है, ये मेरे ख्याल है आप लोगों को पता भी होगा। ग्रे मैटर क्या चीज है इसका भी पता होगा। व्हाइट मैटर पे बेसिकली आपके पास जो है वो आते हैं आपके एक्सॉन्स आते हैं, ठीक है? एक्सॉन्स होते हैं, जो आपके एक्सोनल ट्रैक्ट्स होते हैं वो आते हैं, आपके जो इसमें माइलिनेटेड एक्सोनल ट्रैक्ट्स होते हैं सारे वो आते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है? माइलिनेटेड होने का आपका जो है मतलब ये है कि यानी उनके, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी या एनाटॉमी याद हो कि जो माइलिन शीथ होती थी वो फैटी सब्सटेंस की बनी होती थी, ठीक है? फैटी सब्सटेंस वहां पे होता है, फैट हमें पता है कि हमें ब्राइट नजर आता है, ठीक है? तो आपको जो व्हाइट मैटर है वो इस वजह से आपको व्हाइट नजर आएगा, ठीक है? थोड़ा सा यानी हाइपरडेंस नजर आएगा एज कम्पेयर टू वाटर या CSF। उसके बाद चीज आती है आपके पास ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपका जो है वो ब्रेन की आउटर कॉर्टेक्स में होता है यूजुअली, ठीक है? आउटर कॉर्टेक्स में होता है, या ग्रे मैटर में आपके पास जो है वो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है? तो ये आपके पास जो है ग्रे का ये वाला शेड देगा, ठीक है? उसके बाद जो अगली चीज आपको नजर आती है वो आपके पास है क्लॉटेड ब्लड, ठीक है? जो एक्यूटली क्लॉटेड ब्लड है वो आपके पास यानी +80 तक उसकी वैल्यू जा सकती है, ठीक है? ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये तो सिर्फ एक जनरल सा ओवरव्यू है, ठीक है? और वो आपको जो है वो उतना ही हाइपरडेंस नजर आएगा, ठीक है? अब ये हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का बेसिकली कंपैरिजन है। ग्रे मैटर जो है वो कहाँ पर होता है, वो आपके आउटर कॉर्टेक्स में होता है। व्हाइट मैटर जो है वो इनर साइड पर होता है। व्हाइट मैटर का मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपके पास सॉरी वो होते हैं एक्सोनल ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है? ग्रे मैटर में आपके पास जो है वो सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं, वो आपके पास कैसे नजर आएगा? जो व्हाइट मैटर है आपको पास वो आपको किस तरह से नजर आएगा? वहाँ पे माइलिनेटेड शीट्स होती हैं, वो इसलिए आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है? ये उनके कोई फंक्शन लिखे हैं, उसका क्या काम है, उसका क्या काम है, ये आप लोग एक दफा गो थ्रू कर लेना, ठीक है?
उसके बाद ये आपके पास जो है वो हाउसफुल यूनिट है सीटी में, ठीक है, ब्रेन में, क्रेनियल सीटी में किस तरह वैल्यूज इनकी उसके बराबर ही हैं, ठीक है, करीब है। ग्रे मैटर है 35 से 45 है, व्हाइट मैटर आपको 20 से 30 में नजर आएगा, ठीक है। CSF जो है वो 4 to 8 है, ठीक है, वो वहाँ पे +15 लिखा हुआ था, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ये यानी नियर टू वाटर है। बेसिकली ये आपके पास हमेशा कभी भी सेट वैल्यू नहीं आती, ठीक है, यानी ये नहीं है कि इतनी ही वैल्यू अगर 15 लिखा है तो 15 की 15 ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। 15 लिखने का मतलब ये है कि ये वाटर की अगर 0 है उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करो तो ये उसके करीब है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। सर्कुलेटिंग ब्लड है, नॉर्मल ब्लड है, उसकी हार्मफुल यूनिट की वैल्यू 40 से 50 है। अगर ब्लड क्लॉटेड है उसकी जो आपके पास वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है। जितनी ज्यादा होती जा रही है इसका मतलब ये है कि वो उतना ब्राइट आपको नजर आएगा, ठीक है। गैल्सिफिकेशन है तो आपको 80 से 150 के दरमियान में नजर आएगा, जो कि बाकी सब चीजों से ज्यादा ब्राइट है। फैट और एयर हमें पता है कि वो माइनस में जाते हैं, ठीक है। हार्मफुल यूनिट की तो समझ आती है ना, इतनी चीजें तो पता है ना इनके बारे में, बेसिक। क्या ख्याल है जी? जी मैम। जी ठीक है। मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब आप देखो ग्रे मैटर की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रे मैटर का मैंने बताया कि हमारे पास कॉर्टेक्स में होता है, आउटर पार्ट में होता है, ठीक है। और जो डीप स्ट्रक्चर है, कुछ जो हमारे पास न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं वो ग्रे मैटर की बनी होती हैं, ठीक है। तो उसकी अपीयरेंस हमारे पास जो है वो इस तरह से नजर आएगी। फिर हमारे पास व्हाइट मैटर आता है, ठीक है। व्हाइट मैटर में मैंने बताया था कि एक्सोनल टैग्स होते हैं, फैटी सब्सटेंस के बने होते हैं, और फैट हमारे पास जो है वो लो डेंसिटी देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो फैट की डेंसिटी है वो माइनस में है, ठीक है, -60 to -70 या -50, ठीक है। तो जहाँ पर फैटी एरिया हमारे पास होगा वो आपको सीटी में जो है वो थोड़ा सा लेस ब्राइट नजर आएगा, ठीक है, यानी वो ग्रे का कोई शेड नजर आएगा। इसलिए व्हाइट मैटर का जो अपीयरेंस है आपके पास वो थोड़ी सी डार्कर शेड में आती है। उसके बाद एक्यूटली मैम एक पॉइंट समझ नहीं आया, व्हाइट मैटर में आपने बताया ना कि फैट्स होंगे, और यहाँ पे जो टेबल है इसमें फैट्स की वैल्यू -HU में है और व्हाइट मैटर की प्लस में है, तो मतलब फैट्स की तो फिर नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं, तो यही तो बात है ना कि वो प्रॉपर फैट नहीं है ना, टोटल फैट तो नहीं है। ये तो फैट है जो, यानी क्या कहते हो, आपकी बॉडी में जैसे प्रॉपर को फैटी एरिया पड़ा हुआ है। माइलिन शीथ के बीच में फैटी सब्सटेंस होता है, ठीक है, फैटी सब्सटेंस होता है। तो इस वजह से वो फैट के मतलब या तो क्लोज हो सकती है या जो बाकी एरिया है उससे लेस डेंस नजर आएगी, ठीक है। फैटी सब्सटेंस कहने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर फैट की बनी हुई है। फैटी सब्सटेंस होते हैं तो उस वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो बाकी एरिया से लेस डेंस नजर आएगी, क्योंकि उसमें फैट का कुछ ना कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव नजर आने का मतलब भी तो यही है ना कि वो थोड़ा डार्कर साइड पे आपको शेड नजर आएगा, ऐसे ही है ना। अब जैसे ये इमेज देखो, अगर आप वाटर से नीचे चले जाते हो, हमने बात कई दफा डिस्कस की है कि आप वाटर की एक नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, या सॉरी न्यूट्रल वैल्यू होती है। उससे नीचे जब आप जाते जाते हो तो आपके पास जो है वो डार्कर शेड स्टार्ट हो जाते हैं ग्रे के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि आपके पास जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ जब फैटी सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो आपको जो बाकी आपके पास सब्सटेंसेस हैं, जो बाकी एरिया है बाकी चीजों के साथ अगर आप कंपेयर करते हो उसकी निस्बत आपको लेस डेंस मिलेगा, ठीक है। लेस डेंस मिलेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये वाला एरिया यहाँ पे कम डेंसिटी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास या तो कोई नेगेटिव वैल्यू है या फिर चलो और कुछ नहीं तो ये फैट भी हो सकता है, ठीक है। समझ आई इस चीज की? मैंने पहले भी कहा है कि ये वाली वैल्यूज इस तरह नहीं है कि अगर कह दिया है कि यही वैल्यू है तो इसका मतलब कि वैल्यू इतनी ही रहेगी। वाटर के अलावा बाकी सबकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। चेंज भी यानी कि इतना बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस नहीं आ सकता कि जैसे अगर हम बोन को कह रहे हैं कि वो +1000 में है तो वो माइनस में चली जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, वाटर के अगर आसपास यानी उसके क्लोज कोई चीज है तो वो उसके क्लोज रह सकती है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है, ठीक है। समझ आई इस चीज की? जी मैम ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास हमने बात की थी जो एक्यूटली क्लॉटेड ब्लड है, ठीक है, वो जो यानी आपके पास कोई एक्यूट हेमरेज हुआ है, एक्यूट इंजरी है, तो वहां वो आपको ज्यादा डेंस नजर आएगी। ज्यादा डेंस का मतलब ये है कि वो उतनी ज्यादा ब्राइट नजर आएगी, ठीक है। अब अगर आप सारा जो ब्रेन का यहाँ से आप इसको कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा ब्राइट नजर आएगी, कौन सी कितनी कम ब्राइट है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास CSF का मैंने बता दिया कि हमारे पास वो फ्लूइड होता है, ठीक है, इसलिए जो उसकी हमारे पास हार्मफुल वैल्यू है वो वाटर के करीब है, सही है। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इसमें आपको वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो सारा जो येलो सारी पार्ट लिखा हुआ है, हर सारी चीजें लिखी हुई है इसमें। बेसिकली अगर आप ये एवरेज जो वर्ड लिखा हुआ है एवरेज को देखो तो एक जगह पे आपके पास 39 हाउसफुल यूनिट है, एक जगह पे आपके पास 27 हाउसफुल यूनिट लिखा हुआ है, और एक जगह पे आपके पास 5 हाउसफुल यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है।
अब जो 5 है बेसिकली 5 जो है, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये आपके पास यहाँ पे जो एक सर्कल लगा हुआ है इसको शो कर रहा है, ये आपके पास वेंट्रिकल है ब्रेन का, ठीक है। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल में हम सबको पता है कि CSF प्रेजेंट होता है, पता है ना इस चीज का? यस मैम। ठीक है, CSF का मैंने क्या बताया है कि उसकी हार्मफुल यूनिट की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, किसके वाटर करीब के, होती है? वाटर वाटर के, के। ठीक है। और वाटर यहाँ के। पर आप, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको एवरेज लिखा नजर आ रहा है, एवरेज हार्मफुल यूनिट, ठीक है। अब CSF की जो वैल्यू है आपके पास 5.52 आ रही है, ठीक है। यानी ये आप इसको आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हो ना कि यानी ये 0 के करीब है, तो ये आपके पास वाटर हो सकता है ना, यानी वाटर रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। जी मैम। उसके बाद अब आप ऊपर देखो तो आपके पास जो ये वाला सारा डाटा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे इस एरिया पे इसका सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो आउटर साइड है हमारे पास ब्रेन की, वहां पर हमारे पास कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर? ग्रे मैम। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। आउटर साइड पे ग्रे होता है, और ये हमारे पास अब इनर साइड पे सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। इनर साइड पे लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास व्हाइट मैटर है, व्हाइट ठीक है। मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर को अगर आप देखोगे तो उसकी जो हार्मफुल यूनिट की वैल्यू है आपके पास वो 27 नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद अब अगला आप देखो तो वो उसका सर्कल यहाँ पर करके लगा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर उससे मुझे भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो आउटर साइड पर ही है, ठीक है। आउटर साइड पर है और इसकी हार्मफुल यूनिट की वैल्यू आपके पास जो है वो 39 आ रही है, ठीक है। अगर आप हार्मफुल यूनिट के अलावा इमेज को वैसे ही ओवरऑल एक दफा देख लो तो आपको इसमें भी पता चल रहा है कि हाँ, ये जो दरमियान वाला एरिया है वो थोड़ा सा लेस डेंस है, और जो साइड्स वाला एरिया है बोन के अलावा, जो बोन के साथ साथ जो साइड वाला एरिया है ये वाला सारा, वो आपके पास थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। ऐसे ही है, पता चल रहा है इसको देख के, इमेज को अगर आप एक दफा देखते हो तो? जी मैम। ठीक है, जी मैम। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा कि अगर आप ब्रेन का आपके सामने कोई इमेज रख दिया जाए तो आपको एटलीस्ट इतना आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि व्हाइट मैटर किस जगह पर है, ग्रे मैटर किस जगह पर है, ठीक है, और आपके पास CSF जो है वो किस जगह पर है, ठीक है। पता मैम चल ये जाएगा? ब्लैक जो नजर आ रहा है बीच में, ये आपके पास वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल में हमें पता है कि वहाँ पे CSF पड़ा होता है, ठीक है। CSF का मैंने बताया कि वो हमारे पास जो है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर के बराबर होती है, जो हार्मफुल यूनिट है वो उसके करीब करीब होता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे वैल्यू पढ़ी थी कि 15 तक हो सकता है, +15 तक। यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, तो ये नहीं, लेकिन है तो वाटर के करीब ही, ठीक है। 15 होता तब भी वाटर के करीब था, अगर 5 है तो तब भी वाटर के पास पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है इस जगह पर कि ये आपके पास CSF है, ठीक है, फ्लूइड है और CSF है। अगर ये यहाँ पे 0 होता व्हाइट तब, और ग्रे। अगर बिल्कुल यहाँ पर 0 होता तब आप कह सकते थे कि ये वाटर है। अब यानी ये 0 नहीं है तो इसलिए आप इसको वाटर नहीं कहोगे, ठीक है। ये वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाटर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? किसी और बच्चे का क्वेश्चन था कोई? मैम व्हाइट और ये ग्रे मैटर का दरमियान में फर्क करना मुश्किल है। हाँ, असल में ना ये इमेज भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब जिस तरह की इमेज अब जारी बात है मुझे मिल रही थी, मैंने उस तरह की डाली है। पर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम एनाटमी वगैरह पढ़ते जाएंगे ना, थोड़ी थोड़ी न्यूरो एनाटमी, तो जो जो ज़्यादा क्लियर इमेज होंगी उसमें पता चल जाता होता है, उसमें आप फर्क एटलीस्ट इतना आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो, और किसी तरीके से नहीं पता चल रहा है, एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है ना कि ब्रेन में, इतनी बात को याद रखो कि ब्रेन में जो आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर साइड है, वहां पर आपके पास जो है वो ग्रे मैटर पड़ा होता है, ठीक है। और जो इनर साइड है वहां पर आपके पास जो है वो व्हाइट मैटर पड़ा होता है, ठीक है। एटलीस्ट इतनी सी बात भी आप याद रखोगे ना तो आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज की सबको? जी मैम। जी मैम। यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद अब सीटी के बारे में ये बात कर लेते हैं कि सीटी का हम सबको पता है कि हमारे पास जो है ये एक इमरजेंसी मोडेलिटी है, ठीक है। यानी आपके पास कोई एक्सीडेंट के पेशेंट्स आते हैं, कोई भी इमरजेंसी केसेस में कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कुछ तरह का आ गया है, तो इमरजेंसी में हमेशा सबसे पहले सीटी करवाया जाता है, ठीक है। कोई खास वजह सीटी करवाने की, क्यों करवाते हैं? हेमोरेज हो सकता है ब्लड का इंट्राक्रैनियल में। ठीक है, हेमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा कोई वजह जिसकी वजह से आप जो है वो यही करवाते हो? मैम मैम और क्लियर इमेजेस आ जाती हैं, जिस तरह लाइक एक्सरे में कुछ चीजें तो क्लियर नहीं हो रही तो वो क्लियरली डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है पेशेंट को कि लाइक इसका प्रोसीजर क्या लेके चलना है। ठीक है, सीटी का एक तो सबसे मेजर पॉइंट ये है कि एक तो सीटी सबसे ज्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मतलब अगर आपने सिर्फ ब्रेन का सीटी करना है तो वो मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाता है, ठीक है,
सिर्फ ब्रेन का अगर आपने सिर्फ हेड सीटी करना है तो मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी हमारे पास ये वजह है कि आप इसको सीटी को इमरजेंसी मोडेलिटी कहते हो, ठीक है। इमरजेंसी क्यों है कि आपके पास कोई भी एक्सीडेंट के पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनका सीटी ही करवाते हो, ठीक है। क्योंकि उस तरह की कंडीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेशेंट को एमआरआई करवाने भेजो। और एमआरआई जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको मतलब मैंने बताई हुई है कि एमआरआई जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। यानी एमआरआई का अगर आपने एक अच्छा स्कैन करना है, यानी आपने उसको प्रॉपर पल्स सीक्वेंसेस अच्छे लगाकर आपने उसको स्कैन करना है, तो एमआरआई ब्रेन में ही 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास जो सीटी है वो इमरजेंसी मोडेलिटी है कि मतलब एक सिर्फ ब्रेन सीटी करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, सबसे बल्कि मेजर रीजन है कि सीटी आपके पास इमरजेंसी मोडेलिटी है। हमेशा इमरजेंसी के केसेस में सबसे पहले सीटी ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात आती है आपके पास इंट्राक्रेनियल हेमरेज की। इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है वो भी, उसको देखने के लिए भी आप सबसे पहले जो है वो सीटी ही करते हो, ठीक है। इनिशियल एग्जामिनेशन में सीटी आप क्यों करते हो? क्योंकि बेसिकली ये होता है हेमरेज आपका यानी ब्रेन में किसी जगह पर हो तो वो टाइम के साथ साथ अपनी अपीयरेंस चेंज करता है, ठीक है। तो आप जब सीटी पे उसको देखते हो, आप सिर्फ सीटी पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो देख करके उसको कितना टाइम हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर विद इन 3 डेज आपने उसको देख लिया तो उसका कितना टाइम यानी उसकी अपीयरेंस से पता चलेगा कि ये अभी शुरू का एक्यूट है, यानी अभी इसको सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, ठीक है। वहां पर देखकर आपको ये भी पता चल जाता है कि इसको 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इसको 2 हफ्ते हो चुके हैं, ठीक है। यानी सीटी पे सिर्फ उसके अपीयरेंस से आप ये चीज जज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसकी रीजन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपके हेमरेज की वजह से जो अपनी वेसल से बाहर निकल आते हैं वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा ऐसा उनकी अपीयरेंस चेंज होती रहती है, ठीक है। अपीयरेंस चेंज होगी तो उस वजह से जो है वो सीटी पर भी अजीब तरीके से नजर आएंगे, उनकी अपीयरेंस जो जैसे नॉर्मल थी वैसे आपको नहीं नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है जनरल रूल की अगर बात करें तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है आपको एक्यूट अगर हेमरेज है, वो चीजें मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास एक्यूट ब्लड क्लॉट है तो वो हमें हाइपर डेंस नजर आएगा। याद है ना ये चीज मैंने अभी बताई है कि उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो +80 तक जा सकती है, ऐसे ही है, जा सकती है ना? जी मैम। यस मैम। हमारे पास जो एक्यूटली क्लॉटेड ब्लड है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस जो है आपके पास वो आपको शुरू वाले कुछ दिनों में, एक्यूटली बात हो रही है ना, यानी एक्यूट आपके पास इंजरी है तो वो आपको अपने एक्यूट टाइम में 2 से 3 दिन में वो आपको हाइपरडेंस नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो है डेंसिटी को चेंज करेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले क्या होगा कि डेंसिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी पेरिफेरी में, जो है वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास जो आपका इंट्राक्रेनियल हेमरेज था वो आइसोडेंस हो जाएगा। आइसोडेंस होने का मतलब ये है कि उसकी जो डेंसिटी है वो आपके ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उसकी डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आइसो का मतलब पता ना कि सेम होना, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है आपके पास कि जब और ज्यादा टाइम गुजरेगा, तकरीबन 6 महीने तक गुजर जाएंगे, उस टाइम आपके पास क्या होगा कि जो डेंसिटी है आपके पास, जो आपका हीमोटोमा बना था, जो आपका हेमरेज था, उसकी जो डेंसिटी है आपके पास वो आपके जो नॉर्मल सराउंडिंग का जो ब्रेन का टिश्यू है उससे कम हो जाएगी, वो हाइपोडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब आपके पास अगर ये कोई हेमरेज हुआ था या कोई हिमेटोमा बना हुआ था, तो अगर आपका पेशेंट कुछ अरसे बाद आया, फौरन नहीं आया, उसको सडन को सिम्टम्स नहीं आए, बाद में उसको हेडेक्स वगैरह या कोई ऐसी चीजें आई हैं तो उसने मजबूर होकर सीटी करवा ही ली है, उसमें आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा इसको हेमरेज हुआ है तो वो पुराना है, वो नया नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये इमेज है, बेसिकली ग्राफिकल इमेज है। इसमें इस तरह है कि अगर लेस देन 7 आवर्स की बात करें, यानी अगर हम एक्यूट हेमरेज की बात करें, उसकी साइज भी देख लो, ठीक है। और अगर 7 आवर्स से 3 डेज के दरमियान में बात करें तो तभी आपको वो हाइपरडेंस नजर आ रहा है, ठीक है। नीचे मेंशन भी किया हुआ है अपीयरेंस के हिसाब से वो आपको हाइपरडेंस नजर आएगा। 4 से 10 दिन में उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, आइसोडेंस नजर आना शुरू हो जाएगा, पेरिफेरी में उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद 6 मंथ्स तक जो है उसकी डेंसिटी किस तरह से होगी, हमेशा चेंज है वो पेरिफेरी में पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ्स से ज्यादा जब टाइम हो जाएगा तो वो हाइपोडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीकों से, अब इनके बारे में हम डिटेल भी थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, कि हेमरेज किस तरह से हो रहा है, क्या ऐसी कहानी है। अभी सिर्फ अपीयरेंस की बात हो रही है कि वो सीटी पे आपको नजर कैसे आएगा, और अगर आप सीटी करवा ही रहे हो तो हेमरेज में आप क्यों करवा रहे हो, क्यों करवाने का रीजन आपके पास ये है, ठीक है, कि आपको विद टाइम आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो जिस तरह डिटीरियोरेट होते हैं उस तरह उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज होती है, ठीक है, और वो आपको फिर ऐसे नजर आते हैं। अच्छा जी, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। 4 to 10 डेज में जो है वो हाइपरडेंस सेंटर होगा। उसके बाद साइड पे आपके पास 11 डेज से 6 मंथ्स के बीच में जो है वो आइसोडेंस सेंटर हो जाएगा, ठीक है, जैसे इस इमेज में नजर आ रहा है। 11 डेज से 6 मंथ्स के बीच में आइसोडेंस सेंटर हो जाएगा, उससे पहले हाइपरडेंस सेंटर था, ठीक है। और जो पेरिफेरी है उसकी डेंसिटी आपके पास आइसो होगी पहले, उसके बाद फिर वो हाइपोडेंस हो जाएगी, और बाद में 6 मंथ्स जब गुजरेंगे पूरा का पूरा ही वो हाइपोडेंस आपके पास लीजन सा बन जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इसके अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ क्वेश्चन भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ क्या कहते हैं एज अ कॉन्सेप्ट भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप हेमरेज की बात कर रहे हो सीटी ब्रेन में, तो आपको उसकी अपीयरेंस कैसे कैसे नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वही बातें लिखी हुई हैं कि प्राइमरी इमेजिंग मोडेलिटी है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसमें आपके पास ट्रॉमा आ जाता है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, उसमें कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, सीजर्स हैं, इस तरह के जो केसेस हैं उसमें आपके पास सीटी जो है वो प्राइमरी मोडेलिटी है, ठीक है। प्राइमरी क्यों है उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा अब आपके पास ये है कि जो है अगर आपने सिर्फ स्ट्रक्चरल एनाटॉमी वगैरह देखनी है या स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी देखनी है, उसके हिसाब से आपके पास ब्रेन या स्कल बेस वगैरह में जो भी आपने चीज़ें देखनी है, नॉन इनहेंस सीटी जो है या अनइनहेंस सीटी यानी विदाउट कंट्रास्ट सीटी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर आपने इन्फेक्शन देखनी है, कोई ट्यूमर वगैरह देखने हैं, तो उनके लिए आपके पास आईवी कंट्रास्ट दिया जाता है, ठीक है। इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह और किस कब कब आप कंट्रास्ट देते हो, कब कब नहीं देते, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी आज सिर्फ इसका बेसिकली सीटी ब्रेन का एक जनरल सा ओवरव्यू था कि आप उसको देख कैसे रहे हो। आपको सबसे पहले देखने के लिए उसको पता होना चाहिए कि आप ग्रे मैटर को, व्हाइट मैटर को, सीएसएफ को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उनके अपीयरेंस आपने याद रखनी है कि कौन सा आपको ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, कौन सा लेस ब्राइट नजर आ रहा है। अगर वो लेस ब्राइट है तो वो क्यों लेस ब्राइट है, ठीक है। और उसके बाद जो अगली चीज आपके पास आ रही है वो आपका जो यानी सीएसएफ है, जो आपका फ्लूइड है, उसके अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। ये 3-4 बातें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आज के लेक्चर से? नो मैम। समझ आया सबको? जी मैम। जी मैम। अगर नहीं भी समझ आया तो उसको खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं भी बता दूंगी। इसके अलावा ये है कि अब बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है सीटी का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव हो जाओ और अच्छे तरीके से सुनो, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैम जी जनाब। मैम पोजीशनिंग बता दें फिर से सुपर ऑर्बिटल वो वाली। अच्छा, पोजीशनिंग बेसिकली अभी हमने सीटी की पोजीशनिंग को बहुत डिटेल से नहीं की है, अभी सिर्फ इतना ही बताया मैंने। एक तो ये कि पेशेंट को आप सुपाइन लिटाते हो, ठीक है। दूसरा हेड फर्स्ट है, ठीक है। ब्रेन में यूजुअली यही करते हैं, हेड फर्स्ट ही पेशेंट का होता है, ठीक है। उसका मैंने ये इमेज दिखाया था कि आप हेड होल्डर होता है उसमें आप लिटाते हो। उसके बाद बात आती है सुप्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन की, ऑर्बिटोमीटर लाइन की। ये लाइन बेसिकली आपके पास जो है, जो आपके लेजर बीम की सेंटरिंग है या लोकलाइजेशन बेसिकली आप करते हो सीटी में पोजिशनिंग के लिए, वो आप इसके थ्रू करते हो, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था, एक मैंने आप लोगों को बताया था, एक ऑर्बिटोमीटर लाइन होती है, ठीक है। ऑर्बिटोमीटर लाइन आपके जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है वहां से लेकर आपकी जो आई का आउटर कैंथस है, बेसिकली जो आउटर कॉर्नर है समझ लो, वहां तक जाती है, ठीक है। ये ऑर्बिटोमीटर लाइन थी, ये हम पहले यूज करते थे, ठीक है। पहले यूज करते थे उसमें, मतलब मैंने बताया हम लोग, अब इसको हम नहीं यूज करते, अब हम सिर्फ सुप्रा ऑर्बिटल म्यूटर लाइन यूज करते हैं, ठीक है। जो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से लेकर आपकी जो आई का ऑर्बिट है उसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। यानी सुप्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन है। वो हम क्यों यूज करते हैं बेसिकली, ताकि आपकी जो एक्सरे की डोज है वो आई को कम से कम जाए, ठीक है। पहले जो था वो डायरेक्ट आई के ऊपर रखा होता था लेजर या जो भी आपका सेंटरिंग पॉइंट होता था, तो वो डायरेक्ट आई को रेडिएशन डोज ज्यादा मिलती थी, ठीक है। फिर आहिस्ते से जैसे जैसे रिसर्चेस वगैरह जब उससे चीजें साबित हुई हैं, तो ये पता चला है कि नहीं, ये वाली पोजीशन हमारे पास ठीक नहीं है। अब हमने जो अपनी लोकलाइजेशन करनी है वो अब हम सुप्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन के ऊपर रखकर करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। ये लाइंस आप लोगों ने वैसे एनाटॉमी में भी मेरा ख्याल है शायद पढ़ी होंगी, ठीक है। जी मैम। तो यही सीन है इनका। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह? मैम पैरामीटर्स वगैरह क्यों नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। वो मैंने यही बताया ना कि हर डिपार्टमेंट का ना, अब देखो ना, जो सारे डिपार्टमेंट है वो इतने इतने अरसे से अब तो चल रहे हैं, ठीक है। 4-5 साल सबको हो चुके हैं। उनके डॉक्टर्स को भी पता है कि अब हमने ऐसी सेटिंग करेंगे तो हमारे पास इमेज ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। यानी उनको पता है कि अगर हम ब्रेन सीटी कर रहे हैं तो अगर हम उसमें MS इतना रखेंगे, KVP इतना रखेंगे और स्लाइस सिलेक्शन इतनी रखेंगे तो हमारे पास एक एडिक्वेट इमेज आ जाएगा, एक अच्छा इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो ये नहीं करते कि वो हर पेशेंट के हिसाब से चेंज कर दें। उन्होंने एक सेट वैल्यू रखी होती है, वो हर पेशेंट पे उसी के हिसाब से गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आपके पास कोई आप ऐसी चीज देखना चाह रहे हो जो आपको, मतलब आपने नॉर्मल स्लाइस सिलेक्शन जो है वो अगर कम रखी हुई है, ठीक है, आपको पता चला है कि पेशेंट को कोई ट्यूमर है और समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है और क्या सीन है, ठीक है, उसको देखने के लिए आप स्लाइस सिलेक्शन मजीद कम कर सकते हो, स्लाइस थिकनेस मजीद कम कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आ जाए, ठीक है। पेशेंट के ऊपर अब जैसे अगर हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल वाला सारा पढ़ेंगे तो उसमें आप KVP MS को भी चेंज कर सकते
सकते हो, लेकिन यूजुअली नहीं किया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सेट उन्होंने किए होते हैं वैल्यूज अपने हिसाब से, ठीक है। एक दफा खराबी में जा गया था तो अगली दफा उसको सेट कर लिया तो सही में जा गया, ठीक है। फिर उन्होंने वो फिक्स कर लिया कि नहीं अब ये वाला सही है, हर पेशेंट के ऊपर हम यही चला देंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है। बल्कि अब जो लेटेस्ट सिस्टम है सारे, उनके बीच में तो पेशेंट की जो बॉडी है उसके हिसाब से भी सेटिंग होती है कि यानी अगर आपके पास बहुत थिन पेशेंट है तो उसके लिए सेटिंग ऑलरेडी अलग से सेव हुई होती है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी पेशेंट है, बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट है, उसके लिए जो सेटिंग है वो भी सेट हुई होती है। यानी बाद का तो उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वो उसी को डायरेक्ट वहीं पर सिलेक्ट करते हो कि ये आपके पास जो है थिन पेशेंट है उसके लिए ये वाला kbpms चलेगा, और अगर आपके पास जो है वो हैवी पेशेंट है उसके लिए ये वाला kbpms चलेगा। चेंज आप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन यूजुअली नहीं किया जाता क्लिनिकल प्रैक्टिस में। यानी हमारे मैंने तो नहीं कभी किसी को देखा था चेंज करते हुए, ठीक है। जो चल रहा होता था वही चलता रहता था। मैम अच्छा जनाब, जी जी मैम वो जो आप बता रही थी कि सांस वगैरह कब रोकना है कब छोड़ना है हम मरीज को बता देते हैं, अगर बच्चा आ जाए फिर उसकी स्थिति में क्या हाँ। करें? अगर बच्चा आ जाता है ना, बच्चों को यूजुअली क्या करते हैं कि ना उनको सेडेट कर देते हैं। उनको ना थोड़ा सा वो खांसी वगैरह के सिरप नहीं होते जिनके बीच में वो नींद का भी थोड़ा सा असर होता है, हाइड्रोलिन वगैरह शायद ये कुछ होते हैं, वो ना बच्चों को थोड़ा टाइम पहले ना वो पिला देते हैं, घंटा पहले, ठीक है। बच्चे ये नहीं थोड़ा सा नींद में जाना शुरू हो जाते हैं, चलो बिल्कुल सोते नहीं है लेकिन थोड़ा सा नींद में जाना शुरू, यानी माइल्ड सेडेशन। ये नहीं है कि आप उनको एनेस्थीसिया देके सुला दो, ऐसे नहीं करते, ठीक है। माइल्ड सेडेशन जो बच्चों को बाद का दे दी जाती है थोड़ा सा टाइम पहले, बच्चों को सेडेट कर देते हैं। और फिर आप जो है इसके अलावा बच्चों वाले जो सारा जहाँ पे सीटी वगैरह हो रहा था वहाँ पे ना बच्चों के लिए वो बैंड्स वगैरह भी होते हैं, बेल्ट्स वगैरह ना साइड पे, तो बच्चों को वो भी बांध देते हैं, तो वो बच्चे करवा लेते होते हैं। जो थोड़े बड़े हो तो वो तो करवा लेते हैं, हाँ ज़्यादा छोटे हो तो थोड़ा तंग भी करते हैं, तो उनको फिर एवेल्युएट भी उसी हिसाब से किया जाता है। ये नहीं चीज़ मेंशन की जाती है कि बच्चा था यानी पेशेंट था और ये कोऑपरेटिव नहीं था, आप कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए जो है वो उसके स्कैन में अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे आ भी गया तो वो इस वजह से है, ठीक है। ऐसे यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस ये है कि सेडेट कर देते हैं थोड़ा सा ना, छोटा सा माइल्ड सा सेडेशन देके ना घंटा पहले उसको पिला देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा गूंगूदगी में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है मैम, शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लो। अच्छा मेरे पास जो लिस्ट है ना इसमें अब थोड़े से बच्चों की तादाद कम है, ठीक है। तो अगर किसी की अटेंडेंस रह जाए तो वो एंड पे जो है वो लगवा ले, ठीक है। मैम जी जी मैम मुझे आपकी मेल नहीं आती। जी, क्या नाम है आपका? मुझे अभी बताओ, मैं अभी ऐड करती हूँ। मैम मुझे भी नहीं आती मेल। मेरा नाम मैम आईडी मेरी है एफ 2017 F 2017 24 24 40 40 अगेन 40 40 तलहा अली, जी। ठीक है। मैम मुझे भी अलाउ Thank कर you, ma'am. दीजिए। एक मिनट ठीक है। तलहा अली तो ऐड हो गए हैं, इसके अलावा F2017 2017 2440 2440 24 24 रिजवान अली। यस मैम। मैम मेरा भी एक मिनट जी, एक मिनट। जी बताओ। F 2018 18 244 244 091 091 अतर इकबाल। अतर इकबाल नाम है ना आपका? यस मैम। ठीक है, मैम अब मेरा कर दे। एक मिनट जी बताओ। F 2018 F 2018 24 24 40 96 40 96 सना 40 खालिद। 40 मुझे नहीं आती मेल। सना खालिद नाम है आपका? जी जी सना खालिद। ठीक है। जी जनाब, दूसरा कौन बोल रही थी बच्ची? मैं बोली थी F 2018 2018 244052। जैनब अंसार। जी मैम। ठीक है। मैम जी जी मैम एमन दिलशाद ने कहा था कि उसकी फैमिली में डेथ हो गई, इस वजह से उसने क्लास नहीं अटेंड की, तो उसकी प्रेजेंट मार्क करते हैं।
ठीक है, कर दूंगी मार्क। एमन दिलशाद, जी जनाब, अटेंडेंस आप लोग लगवा लें आप, ठीक है। अगर अभी वैसे जो नए बच्चे ऐड किए थे उनको भी मैंने ऐड कर लिया है लिस्ट में, अगर किसी की रह जाती है तो वो फिर एंड पे लगवा ले, ठीक है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मेरी ना बैटरी लो और हमारी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मेरी अटेंडेंस अभी मार्क कर दें, सेल फोन बंद हो जाए। क्या नाम है आपका? मैम जैनिश फातिमा। ठीक है, मैम लग गई? हाँ जी। अच्छा, अबीहा जैनब, अबीहा जैनब, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अफजाल हसन, अफजाल हसन, एमन हबीब, प्रेजेंट मैम। आलिया एहसान, प्रेजेंट मैम। आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। अला नवाज, प्रेजेंट मैम। अमीर हमजा, चलिए बच्चा नहीं है। आमना ताहिर, प्रेजेंट मैम। अमसा जफर, प्रेजेंट। अनम नासिर, प्रेजेंट मैम। अनम तारिक, प्रेजेंट मैम। अनीजा आसिम, प्रेजेंट मैम। अक्सा अजहर, अरीबा नासिर, अरीबा नासिर, प्रेजेंट मैम। अरीना चौधरी, प्रेजेंट मैम। आसिफ अली, आसिफ अली, मैम आमिर शौकत प्रेजेंट। अच्छा, मैम आसिफ अली एब्सेंट है। अतर इकबाल, प्रेजेंट। आयशा मैम आमिर इम्तियाज, शौकत प्रेजेंट। अच्छा ठीक है। आयशा प्रेजेंट इम्तियाज, मैम। ठीक है। आयशा नासिर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम अली हैदर की नहीं आई क्योंकि एएल तो पहले आते, ए वाई आ गई है सीरीज। चलो मैं लगा देती हूँ। मैम जी जी, मैम जमीर मैम मेरा अब्दुल बैटरी सबूर लो हो रहा है मैम। जमीर अहमद। अच्छा अली हैदर, आप मुझे अपना आईडी बताओगे? मैम S2018 F2018 244 244 019। 019, ठीक है। मैम मैं जाऊँ मैम जमीर? हाँ ठीक है, आप चले जाओ। ठीक है। मैम अब्दुल सबूर भी, वो मैम अपनी छोटी बहन की MRI करवाने गया है हैदराबाद। इतनी दूर? मैम वो सिंध में रहता है ना, दादू में इंटरनल सिटी है, तो वहाँ MRI की फैसिलिटी नहीं है, तो हैदराबाद गया है वो। अच्छा अच्छा जी, बिस्मा लतीफ। मैम आयशा नासिर हो गया? हाँ जी, आयशा नासिर हो गया। मैम प्रेजेंट। ओ मैम आयशा ये कहना। ठीक है। दुआ खान। मैम बिस्मा की प्रेजेंट लगा दी है? हाँ जी, बिस्मा की लगा दी है मैंने। प्रेजेंट मैम। मैम आयशा ठीक की नहीं है। लगाई। एक मिनट, अपना आईडी बताओ। F208 2018 2018 244 44 082। ठीक है। अब दुआ खान। प्रेजेंट।
एक्सक्यूज मी मैम। फाखरा मैम फाखरा मसनैना जफर। लगा दें, मुझे जरा जाना है। प्रेजेंट मैम। ये सब नहीं जाना होता है, आराम से बैठ मेरी नहीं जाओ। आई दाऊद। फरा नूर। मैम फाखरा जफर प्रेजेंट। ठीक है, फरा नूर। प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम, दाऊद की नहीं आई। अपना आईडी बताओ दाऊद। F2018 2444040। ठीक है। मैम मेरी लग गई। एक मिनट। फाखरा जफर। फाखरा जफर की हो गई। फरा नूर। प्रेजेंट मैम। मेरी मार्क हो गई दाऊद। हाँ जी, दाऊद की हो गई है। फातिमा अहमद। फातिमा अहमद। गानिया खान। प्रेजेंट मैम। ठीक है। हाफिज मोहम्मद सलमान। हिना खालिद। प्रेजेंट मैम। ठीक है। हिना तारिक। हिना तारिक। हसनैन आसिफ। हसनैन आसिफ। यस मैम प्रेजेंट। इकराम शरीफ। प्रेजेंट मैम। ठीक है। इरम सईद। प्रेजेंट मैम। इज़ा फातिमा। इज़ा फातिमा। जवेरिया शहजादी। प्रेजेंट मैम। कायनात अरशद। प्रेजेंट मैम। कायनात मकसूद। सॉरी, कशिफ मकसूद। प्रेजेंट मैम। ठीक है। खदीजा नवाज। प्रेजेंट मैम। किरण। प्रेजेंट मैम। किरण रानी। ठीक है। प्रेजेंट मैम। लारेब ज़िया। मैम किरण की हो गई। हाँ जी, किरण की हो गई है। लारेब ज़िया। लिंता। लिंता याकूब। प्रेजेंट मैम। ठीक है। माहा अदील। माहा अदील। माहम जाहिद। माहम जाहिद। माहीन आसिफ। माहीन आसिफ। नेट खराब है। माहीन जफर। प्रेजेंट मैम। ठीक है। महानूर साजिद। प्रेजेंट मैम। मलाइका ताहिर। प्रेजेंट मैम। मलाइका नदीम। प्रेजेंट मैम। ठीक है। मैमूना तारिक। प्रेजेंट मैम। मारिया फातिमा। मारिया फातिमा। मासूमा सजाद। प्रेजेंट। मैमूना रहमान। प्रेजेंट मैम। मोमिना। प्रेजेंट मैम। तरकिश। तरकिश। जोहा। मैम इसमें एस वाले पार्टिसिपेंट रह गए हैं। आप प्लीज नहीं, ऐड वो करिए। आ रहे हैं, वो ठीक है, ठीक है, वो भी आ रहे हैं। असल में इनके नाम के आगे मिस लिखा हुआ था, इसलिए ये एम में आ गए हैं। जोहा। मुआज अरशद। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमान लियाकत। प्रेजेंट मैम। आमिर। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर मैम। हाँ जी, हाँ जी। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान।
Yes, ma'am. मोहम्मद हामिद, Present. मोहम्मद काशिफ, Yes, ma'am. मोहम्मद राफे, मोहम्मद राफे, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद उस्मान, Present. मोहम्मद यासीन, Present, ma'am. मुहीरा, Present, ma'am. मुकद्दस, Present, ma'am. मुशाहिद, Present, ma'am. नादिर हुसैन, Present, ma'am. निमरा नौरीन, Present, ma'am. नुदरत, Present, ma'am. रबिया इरफान, Present, ma'am. रगीसा, रगीसा अनम, रगीसा, रहमा सुहेल, Present, ma'am. रिजवान अली, Present, ma'am. रूहीना मुजफ्फर, Present, ma'am. सफ़ा नूर, Present. ठीक है, समिया शाहिद, Present, ma'am. ठीक है, सना हबीब, Present, ma'am. सना खालिद, Present, ma'am. ठीक है, सरा अनवर, Present, ma'am. इमाम फ्याज, सिमाम फ्याज, सहर नदीम, Present, ma'am. आपने बोला शनाजर मुमताज, एक मैम मिनट, जी मैम सदीका शहजादी मिस हो गया है। एक मिनट, अपना आईडी बताओ। F2018 सदीका 2018 44 44 002 244 00 002। मैम ठीक है, मेल भी नहीं आती आपकी। हाँ क्योंकि आप मेरी लिस्ट में ऐड नहीं हो ना, इसलिए तो मैं पूछ रही थी, साथ साथ मैं आपको कर लेती हूँ ऐड। ठीक है, अच्छा शनाजर मुमताज, अटेंडेंस हो गई मैम? हाँ जी अटेंडेंस हो गई आपकी। शनाजर मुमताज, शवाल नईम, शहर बानो, Present, ma'am. ठीक है, सिमाब भट्ट, Present, ma'am. सुंबल मुश्ताक, Present, ma'am. सुमैया सादिया, Present, ma'am. तैमूर मुजाहिद, Present, ma'am. तलहा अली, तहरीम जफर, Present, ma'am. तलहा अली present. तूबा बाबर, मैम तलहा अली present लगाया? हाँ जी लगा दिया। सिद्रा सरफराज स्किप। सिद्रा सरफराज सरफराज, एस। जी एक मिनट में लगाती हूँ। आपको मेरी सीटी की मेल्स नहीं मिलती सिद्रा? मैम अपना आईडी बताओ। सिद्रा सरफराज, मैम ID जन्म बता दें। सजाद अभी तक नहीं आया। आ जाता है, एक मिनट। मैम ओके मैम। सिद्रा सरफराज अपनी आईडी बता दें आप। यस मैम S20 S20 17 17 24 4 4004। ठीक है मैम वो ना
सिमा फयाज है स्टूडेंट, तो ना वो बोल रही है लेकिन उसके माइक का आई थिंक सो प्रॉब्लम है, तो उसके प्रेजेंट मार्क करते हैं। वो इधर प्रेजेंट ही है लिस्ट में, पार्टिसिपेंट में है। ठीक है ठीक है ठीक है। तूबा बाबर, तूबा बाबर, उमैर अहमद, उमैर अहमद, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। उमेमन, प्रेजेंट मैम। ठीक है। जैनब अंसार, जैनब अंसार, जैनब सजाद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। जैनिश फातिमा तो कह कर गई थी। अच्छा, जमीर अहमद, जमीर अहमद, जरकम दरियाब, प्रेजेंट मैम। ठीक है। और जोनाश शहजाद, प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। सही है, लेक्चर पढ़कर आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।